हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 12 जो है हमने वो कंप्लीट किया था। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 13 चेक, बैंक ड्राफ्ट, मिलिट्री, ट्रेजर रेमिटेंसेस एंड कैश असाइनमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, चारों जो टॉपिक है, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, मिलिट्री, ट्रेजर रेमिटेंस और दोस्तों कैश असाइनमेंट, ये सारा पेमेंट करने से या ऐसे बोल सकते हो पेमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के माध्यम है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चेक जो क्या है, अगर किसी को लोकल पेमेंट करनी है, मान लो, ठीक है, सीडीओ को लोकल पेमेंट करनी है तो क्या है, वो चेक से कर देगा, ठीक है। मान लो मुझे लोकल पेमेंट करनी है किसी को, तो कोई बंदा आएगा, मैं उसको चेक काट के दे दूंगा तो पेमेंट हो जाएगी। बैंक ड्राफ्ट दोस्तों क्या है, पैसे को क्या है कि ड्राफ्ट बना के हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं उसको। बैंक ड्राफ्ट की ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। एक जगह दोस्तों मैं पैसा बैंक में जमा करवाया, बैंक मुझे बैंक ड्राफ्ट बना के दे देगा और उसको क्या है, मैं कहीं और जाके इशू कर सकता हूँ, राइट। यही दोस्तों एमटीआर भी इसी से रिलेटेड है, बैंक ड्राफ्ट से। और दोस्तों कैश असाइनमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अकाउंट कोड के अंदर, कि लेटर ऑफ क्रेडिट है इन फेवर ऑफ अ डिस्पर्सिंग ऑफिसर ऑथराइजिंग अ पर्टिकुलर बैंक और ब्रांच, राइट, टू जो पेमेंट ऑनर कर दे, जितना भी कैश असाइनमेंट की लिमिट है, राइट, उससे एक्सीड वो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों अपना डिफेंस अकाउंट कोड के अंदर भी पढ़ रखी है। और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से प्रीवियस के एसएस के एग्जामिनेशन के अंदर कैश असाइनमेंट से ही सवाल पूछा गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछा गया है, राइट। और दोस्तों काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है और मेनली इनके बारे में जो पेमेंट करने के साधन है दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर बताई गई है, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और दोस्तों कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट अपने कर दें, राइट। तो देखिए दोस्तों, पहला है चेक जनरल रूल्स। इसके अंदर बताया है द फॉलोइंग जनरल रूल्स अफेक्टिंग चेक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कौन कौन से जनरल रूल है जो चेक के, कौन कौन से दोस्तों जनरल रूल है जो चेक से रिलेटेड है, राइट, कितने टाइम में पेमेंट होगी, राइट, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला देखिए दोस्तों, चेक्स आर पेएबल एट एनी टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। एकदम इजी बात है। पहले दोस्तों इसका टाइम क्या 6 महीने होता था, राइट। जब दोस्तों पहले हम तैयारी करते थे बैंकिंग वगैरह में तो पढ़ते थे कि चेक को जो चेक की लिमिट जो है वो 6 महीने है, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या है 3 महीने कर दिया, राइट। और इसके अंदर भी दोस्तों जिस डेट को इशू हो गया उससे 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो कोई भी चेक दोस्तों काट के दे दिया मैंने, राइट। मान लो पीसीडी की बात करूँ, पीसीडी ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करी मान लो, राइट, तो उसको चेक दे दिया। तो चेक दोस्तों जिस तारीख को देगा पीसीडी है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है बैंक में जाके उस चेक को लगाएगा। तो दोस्तों जितनी तारीख लिखी है उसके विद इन 3 मंथ्स उसको जब लेके जाएगा बैंक के अंदर, तभी बैंक उसको ऑनर करेगा, वरना उसको क्या है रिजेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों चेक्स आर पेबल एट एनी टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। इजी बातें हैं। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ द करेंसी ऑफ ए चेक शुड एक्सपायर ओइंग टू इट्स नॉट बीइंग प्रेजेंटेड एट द ट्रेजरी विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, it may be received back by the drawer who should then destroy it and issue a new check in lieu of it, ठीक है। ड्रॉवर दोस्तों हो गया जो पैसा ड्रॉ करने वाला है, जैसे यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेके गया था चेक, ठीक है। पेई कौन हो गया दोस्तों, बैंक हो गया जो पेमेंट कर रहा है, राइट। इसके अंदर बोला है दोस्तों, इफ़ द करेंसी ऑफ ए चेक शुड एक्सपायर ओइंग टू इट्स नॉट बीइंग प्रेजेंटेड एट द ट्रेजरी विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अगर दोस्तों किसी इंडिविजुअल ने 3 मंथ तक उस चेक को प्रेजेंट नहीं करा बैंक के अंदर, ट्रेजरी के अंदर, ठीक है, ताकि उसकी पेमेंट हो जाए, तो वो क्या करेगा दोस्तों, इट में बी रिसीव्ड बैक बाय द ड्रॉवर। तो वो क्या है दोस्तों, ड्रॉवर को वापस देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा ड्रॉवर दोस्तों, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके इन ल्यू में नया चेक, फ्रेश चेक जो क्या है इशू कर देगा, राइट। नेक्स्ट पैरा में देखिए दोस्तों क्या बोला गया, इन द इवेंट ऑफ नॉन रिटर्न ऑफ द टाइम बार्ड चेक, अगर दोस्तों ऐसा होता है कि जो भी टाइम बार्ड चेक है वो रिटर्न नहीं करा जाता टू द ड्रॉवर, ठीक है। टू द ड्रॉवर मतलब कौन सा, जो पैसा ड्रॉ करने वाला था। द ड्रॉवर शुड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स रिक्वायर द पेवी ईदर टू रिटर्न द चेक और एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर इट्स नॉन रिटर्न, राइट। तो दोस्तों अगर टाइम बार्ड चेक जो क्या है वो बैंक ने नहीं दिया ड्रॉवर को, ठीक है, तो ड्रॉवर क्या करेगा दोस्तों, 3 महीने कंप्लीट तो हो ही जाएंगे उसको, ठीक है, तभी तो वो टाइम बार्ड है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, पेई को बोलेगा कि भैया मेरा चेक मुझे वापस कर दे, ठीक है। अगर तू नहीं कर रहा है तो इसके नॉन रिटर्न के मुझे रीज़न भी बता दे, ठीक है। तो दोस्तों मेनली चेक्स के बारे में ही क्या चेक्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताई गई है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, इफ़ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्वायरी,
ठीक है। अगर दोस्तों ये जो काम होता है, जैसे अभी प्रीवियस पैरा के अंदर बताया गया है कि चेक जो क्या है दोस्तों टाइम बार हो गया, राइट। तो अगर दोस्तों चेक टाइम बार हो गया, राइट, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्वायरी द चेक इज़ रिपोर्टेड एज लॉस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि चेक लॉस्ट हो गया तो जो ट्रेजरी ऑफिसर जो क्या है शुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेजरी ऑफिसर क्या करेगा दोस्तों, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देगा और स्टॉप ऑर्डर भी क्या है इशू करे। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में 2 या 3 स्लाइड के बाद में बातें आएगी, स्टॉप ऑर्डर, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको अपने दोस्तों डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए दोस्तों, द अमाउंट ऑफ ऑल डिफेंस सर्विसेज चेक शुड बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स एंड वर्ड्स। जो भी दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के चेक हैं, हमारा PCDA CDA का जो डी सेक्शन है, मेनली डिसबर्समेंट सेक्शन है, वो जो चेक इशू करता है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों पैसा जो क्या है शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखा जाएगा। ठीक है, ऑल चेक शुड बी क्रॉस्ड बाय एडिंग द वर्ड्स अकाउंट पे ओनली। ठीक है, तो दोस्तों आपने भी मान लो किसी को चेक इशू करा होगा कभी लाइफ में, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो या किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करनी है, तो चेक को दोस्तों जब हम चेक किसी को देते हैं तो उसके 2-3 प्रकार होते हैं, राइट। तो अगर उसके अंदर अपने क्रॉस कर देते हैं, उसको कई बार देखा होगा आपने, ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं अकाउंट पे ही, राइट। तो उस केस के अंदर दोस्तों वो पैसा जो क्या है जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, जिसके नाम पे हमने चेक लिखा है कि हाँ इस फला फला आदमी को, कि भाई ABC आदमी जो है या X आदमी है, इसको इतनी पेमेंट 2 लाख रुपए मेरे खाते से काट के इसके खाते पे डाल देना, तो अकाउंट पे ही दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, बैंक जो क्या है वो उसके हाथ में पैसे नहीं देगा, ठीक है, वो उसके अकाउंट में ही डालेगा पैसे, राइट। और दोस्तों अगर अकाउंट पे ही मैं नहीं लिखता हूँ तो क्या इंडिविजुअल उससे पैसे निकाल भी सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे, और दोस्तों मान लो किसी वजह से वो चेक बीच के अंदर लॉस्ट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं A हूँ, ठीक है, मेरे को B को पेमेंट करनी थी चेक के द्वारा, ठीक है, मैं इसको क्या है चेक काट के दे दूँगा, मान लो 1000 रुपये मुझे देने थे, ठीक है, तो इसको मैंने पेमेंट दे दी और B से क्या है दोस्तों ये चेक लॉस्ट हो गया और किसी C ने उठा लिया, राइट। तो C ने उठा लिया दोस्तों, ये बैंक में चला गया और इसने क्या है ये वहाँ पे चेक लगा दिया, ठीक है। तो 1000 रुपये अगर मैं अकाउंट पे ही नहीं लिखा होगा मैंने, ठीक है, B के अकाउंट नंबर इस पर नहीं डाले होंगे, अकाउंट पे ही नहीं लिखा होगा, तो C इससे पैसे ले सकता है, ठीक है। और दोस्तों B अगर मैं इसमें अकाउंट पे ही लिख दूंगा तो मैं क्या सिक्योर है, मान लो चेक लॉस्ट भी हो गया, ठीक है, किसी ने जाके बैंक में लगा भी दिया इसको, तो क्लियरेंस होगा जब तो दोस्तों तो पैसा इसको ना मिल के उसके अकाउंट में जाएगा, जिसका अकाउंट नंबर जिसका नाम इसमें लिखा होगा। ठीक है, जनरली दोस्तों बैंक जो क्या है चेक से जब भी पेमेंट होती है तो बैंक क्या बहुत ध्यान रखता है इन चीज़ों में, आपसे दोस्तों क्या है ID वगैरह भी इसके अंदर ली जाती है। ठीक है, मान लो आपने B के नाम पे चेक काटा, ठीक है, और कोई C बंदा अगर उसको लेने जा रहा है तो जनरली बैंक पेमेंट उसको नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों पहले बहुत सारे फ्रॉड इसके सामने बैंक के सामने आते थे कि चेक लॉस्ट हो गया या इस वजह से। ठीक है, तो अब दोस्तों कोई B अगर जाएगा लेने तो उसकी क्या है कि भाई हाँ तेरा अकाउंट है, तेरी ID दे दे, ठीक है, इस प्रकार की दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ भी क्या है बैंक के अंदर करी जाती है, राइट। तो यही हो गया दोस्तों अकाउंट पे ही ओनली। तो चौथा देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ यूनिट्स ऑफ द रेगुलर आर्मी, द टेरिटोरियल आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। ये यूनिटों का नाम बता दिए दोस्तों, रेगुलर आर्मी होगी, टेरिटोरियल आर्मी होगी जो इसमें सपोर्ट में रहती है, और इंडियन एयरफोर्स। क्रॉस्ड चेक्स फॉर अमाउंट ड्यू विल बी सेंड टुगेदर विद इंडियन आर्मी फॉर्म CDA 223 डायरेक्ट टू द बैंक और ट्रेजरी बाय द PCD CD फॉर क्रेडिट टू द पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द यूनिट और फॉर्मेशन कंसर्न। ठीक है, वही बात बोल दी दोस्तों, PCD CD क्या करेगा, एक तो चेक होगा, ठीक है, उसको क्रॉस कर देगा और उसके साथ ही क्या इंडियन आर्मी फॉर्म या कोई फॉर्म लगा के दे देगा कि हाँ भैया इनका पब्लिक फंड अकाउंट है, इनका जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है आपके बैंक के अंदर, राइट, या इस अकाउंट नंबर है इस यूनिट या फॉर्मेशन का, वहाँ पे इतना पैसा जो कि आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों। फिर उनके पास जब पैसा चला जाएगा दोस्तों तो वो क्या करेंगे, फिर अपने वो पेमेंट कर देंगे, जो भी सामान उन्होंने सर्विसेज या सप्लाईज लेंगे, फिर पोस्ट ऑडिट के लिए क्या वापस दोस्तों PCD CD को वो भेज देंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम डिटेल स्टेटमेंट विल बी सेंड टू द यूनिट और फॉर्मेशन कंसर्न। ठीक है, तो उसी टाइम में दोस्तों क्या है एक डिटेल स्टेटमेंट भी यूनिट या फॉर्मेशन को दे दी जाती है कि भैया इतना चेक जो क्या है हमने आपके फेवर में काटा है, ठीक है, तो आपके खाते में क्या है ये पैसा विद इन मतलब जो भी टाइम है इस टाइम के अंदर आपके क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये सारी डिटेल जो क्या है बैंक को दोस्तों PCD CD जो क्या है बैंक को देने के साथ साथ क्या है वो सारी डिटेल PCD यूनिट या फॉर्मेशन को भी दे देता है, जिसके अगेंस्ट में क्या है वो पैसा या वो चेक इशू करा जाता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑल लोकल पेमेंट्स फॉर लेस देन ₹10। जो भी दोस्तों लोकल पेमेंट है 10 रुपये से कम की जो पेमेंट है, एंड आउट स्टेशन पेमेंट्स ऑफ लेस देन ₹1 इन वैल्यू इन ईच केस शुड बी मेड इन कैश।
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो पेमेंट है लोकल जो है 10 रुपये की से नीचे की और बाहर की 1 रुपये के नीचे की, उनको चेक वगैरह ना काट के आप कैश के रूप में उसको दे सकते हो। ठीक है। 6 नंबर देखिए दोस्तों, चेक बुक्स मस्ट बी केप्ट अंडर द लॉक एंड की इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ द ड्राइंग ऑफिसर। ठीक है। तो चेक बुक क्या है दोस्तों, जो चेक काट के देता है बंदा उसके कस्टडी के अंदर रहेगी, लॉक एंड की के अंदर रहेगी। हु व्हेन रिलीव्ड, जब दोस्तों उसकी पोस्टिंग वगैरह आ जाएगी, जब दोस्तों ड्राइंग ऑफिसर की पोस्टिंग वगैरह आ जाएगी और जब उनको रिलीव करा जाएगा, ठीक है, विल टेक ए रिसिप्ट फॉर द नंबर ऑफ ब्लैंक चेक्स मेड ओवर टू द रिलीविंग ऑफिसर। ठीक है। दोस्तों जब उनको रिलीव किया जाएगा, व्हेन रिलीव्ड विल टेक ए रिसिप्ट फॉर द नंबर ऑफ ब्लैंक चेक्स मेड ओवर टू द रिलीविंग ऑफिसर। ठीक है। तो दोस्तों उसकी क्या है, रिसिप्ट वगैरह ले लेंगे कि हाँ भैया कितने, मान लो एक चेक बुक थी, इसमें 50 चेक थे, मैंने 30 तो काट दिए हैं, 20 बचे हुए हैं, तो क्या है दोस्तों उससे वो रिसिप्ट ले लेंगे कि हाँ 20 चेक जो क्या है मैं तेरे को हैंड ओवर करके जा रहा हूँ। ठीक है। स्पेसिमिन सिग्नेचर शुड बी फॉरवर्डेड टू द ट्रेजरी ऑफिसर या बैंक कंसर्न बाय द रिलीव्ड ऑफिसर। ठीक है। दोस्तों जो नया ऑफिसर आएगा वो क्या करेगा, उसके भी तो स्पेसिमिन सिग्नेचर वगैरह क्या है उसको भेजने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो रिलीव हो रहा है, जो रिलीव्ड ऑफिसर है, वो नए वाले के क्या है स्पेसिमिन सिग्नेचर दे के जाएगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी डिफेंस चेक आए, कोई पेमेंट के लिए चेक के आए, तो मेरे साइन ना देख के इस बंदे के साइन देखना, इसके साइन ऐसे ऐसे हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। तो वो स्पेसिमिन सिग्नेचर दोस्तों क्या है ट्रेजरी या बैंक को भेज दिए जाएंगे। अगला है द लॉस ऑफ ए चेक बुक और ए ब्लैंक चेक फ्रॉम फॉर्म should be notified promptly to the treasury officer या बैंक with whom the disbursing officer concerned has a drawing account। अगर दोस्तों कोई भी चेक बुक जो क्या है या चेक बुक या कोई भी चेक लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है ट्रेजरी ऑफिसर या बैंक को क्या है बताया जाएगा। ठीक है कि भैया ये इस मतलब ये चेक का ये नंबर है, ठीक है, MICR कोड नंबर ये है, ठीक है, उस चेक की पूरी डिटेल जो क्या है ये लॉस्ट हो गया है या कोई चेक बुक लॉस्ट हो गई है, ताकि उसके अंदर कोई फर्जी भर के उससे पेमेंट ना उठा ले। ठीक है। तो पहले ही उसको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है। इफ़ ए डिसबर्सिंग ऑफिसर इज़ इन्फॉर्म्ड दैट ए चेक ड्रॉन बाय हिम हैज़ बीन लॉस्ट ही विल टेक द फॉलोइंग एक्शन इन रिगार्ड टू द लॉस्ट चेक। अगर दोस्तों कोई भी डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करा जाता है कि कोई भी चेक जो क्या है लॉस्ट हो गया। ठीक है। मान लो कोई भी डिसबर्सिंग ऑफिसर था, ठीक है, कोई भी दोस्तों डिसबर्सिंग ऑफिसर था, उसने क्या था चेक काट के दे दिया किसी को। ठीक है। पैसा बांट रहा था तो किसी थर्ड पार्टी को मान लो चेक काट के दे दिया। ठीक है। तो अब दोस्तों थर्ड पार्टी को चेक काट के दे दिया, अब थर्ड पार्टी बोल रही है उसको कि जो मेरे को चेक दिया था वो लॉस्ट हो गया। ठीक है। तो पहले वो क्या डिस्पर्सिंग ऑफिसर को बता दिया उसने, राइट। अब दोस्तों डिस्पर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा उस लॉस्ट चेक जब होगा, ठीक है, उस केस के अंदर क्या क्या सीनेरियो होगा दोस्तों, जो इंडेमिनिटी बॉन्ड की बात आएगी, इसके अंदर स्टॉप ऑर्डर की बात आएगी, ठीक है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की बात आएगी। इस प्रकार की दोस्तों 2-4 बातें जो क्या है हमें याद रखनी है, जो अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 केस दे दिए गए हैं। ठीक है। लॉस्ट जब चेक होगा, या तो दोस्तों पहला तो बोल दिया इसके अंदर ए पॉइंट के अंदर है, अगर नॉन बैंक ट्रेजरी को अगर वो पेमेंट करने के लिए चेक दिया गया था, ठीक है, तो अगर नॉन बैंक ट्रेजरी के नाम से दोस्तों चेक काटा था तो उसके इसके अंदर अलग सिनेरियो है। अगर दोस्तों बैंक को पेमेंट करने के लिए, मतलब बैंक में पेमेंट करने के लिए अगर वो चेक काटा था तो उसके लिए अलग सिनेरियो है। ठीक है। तो दोस्तों नॉन बैंकिंग ट्रेजरी के केस के अंदर क्या होगा, नॉन बैंकिंग ट्रेजरी के केस के अंदर दोस्तों क्या होगा, डिस्पर्सिंग ऑफिसर एड्रेस द ट्रेजरी ऑफिसर फॉरवर्ड सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न। दोस्तों डिस्पर्सिंग ऑफिसर क्या होगा, एक फॉर्मेट दिया हुआ दोस्तों, उसके अंदर क्या है सारी चीज़ें भर के दे देगा। ठीक है। सारी चीज़ें क्या भर के देगा दोस्तों, ये चेक था, ठीक है, इतने नंबर था चेक का, इतनी पेमेंट हमने क्या ऑथराइज करी थी आपकी नॉन बैंकिंग ट्रेजरी में पेमेंट करने के लिए इस इंडिविजुअल को। ठीक है। तो वो सारी अगर वो तो ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो आप क्या है, अगर ये चेक बाद में अगर दिया जाता है आपको, तो क्या है आप इस पे पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है। तो उसको दोस्तों पेमेंट रोकने के लिए बोल देगा वो, राइट। अगर दोस्तों पेमेंट हो गई है तो फिर तो फर्दर इंक्वायरी होगी ही। ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो दोस्तों वो पहले क्या है ये सारी चीज़ें उसको इंटीमेट कर देगा ट्रेजरी ऑफिसर को, राइट। तो क्या करेगा दोस्तों, ट्रेजरी ऑफिसर डिस्पर्सिंग ऑफिसर को बता देगा कि चेक जो लॉस्ट हुआ है उसकी पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है। मान लो उसने बता दिया पेमेंट नहीं हुई है, तथा वह फ्रेश चेक इशू कर दे। ठीक है। तो पहले दोस्तों इसने बताया डिस्पर्सिंग ऑफिसर ने कि ट्रेजरी ऑफिसर को कि हाँ बता दो आप हुई है नहीं, अगर नहीं हुई है तो वो क्या कर देगा कि जो चेक लॉस्ट हुआ इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तथा फ्रेश चेक इशू कर दे। तथा यह भी बोलेगा अगर इसके बाद में चेक प्रेजेंट हुआ
तो उसकी पेमेंट वो नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन बैंकिंग ट्रेजरी के अंदर दोस्तों ये सिनेरियो है। अगला दोस्तों, अगर इन द केसेस ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक्स, अगर दोस्तों बैंक के अंदर वो चेक जाना था, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एड्रेस ए लेटर इन द फॉर्म गिवन इन वॉल्यूम 2 टू द ऑफिसर ऑफ द बैंक कंसर्न बाय रजिस्टर पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू। ठीक है, तो दोस्तों बैंक को क्या है, एक लेटर भेजा जाएगा, राइट, जो जिसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों, FR2 जो है इसके अंदर वो दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों अपेंडिक्स नंबर 7 जो है उसके अंदर ही दिया गया है वॉल्यूम 2 के अंदर, राइट, टू द ऑफिसर ऑफ द बैंक कंसर्न बाय रजिस्टर्ड बोर्ड एक्नोलेजमेंट ड्यू। ठीक है, पहले उसको दोस्तों क्या लेटर भेज देंगे वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, और बाद में उसकी एक्नोलेजमेंट आएगी, राइट। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटन कन्फर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द स्टॉप ऑर्डर, ए कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द बैंक विल बी सेंड टू द अकाउंट सेक्शन ऑफ द PCD-CD कंसर्न। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटन कन्फर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द स्टॉप ऑर्डर, राइट। दोस्तों क्या है, मेनली जो PCD-CDA ने है इनको स्टॉप ऑर्डर के लिए भेजा था। ठीक है, स्टॉप ऑर्डर की एक्नोलेजमेंट के लिए क्या है, बैंक को भेजा था डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड द स्टॉप ऑर्डर, ए कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द बैंक। तो अगर दोस्तों उनकी एक्नोलेजमेंट आ जाती है स्टॉप ऑर्डर की, ठीक है, कि कन्फर्मेशन आ जाती है वहाँ से, तो उसकी दोस्तों ए कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द बैंक, तो जो बैंक ने कॉपी कम्युनिकेट करी है हमारे PCD-CDA को, ठीक है, तो विल बी सेंड टू द अकाउंट सेक्शन ऑफ द PCD-CDA कंसर्न, तो PCD-CDA के अकाउंट सेक्शन के अंदर वो चली जाएगी, राइट। अकाउंट सेक्शन ऑफ द PCD-CDA ऑफिस आफ्टर सर्चिंग द लिस्ट ऑफ पेड चेक्स। ठीक है, तो दोस्तों अकाउंट सेक्शन क्या करेगा, बैंक ने तो क्या है बोल दिया, ठीक है, कि भाई स्टॉप ऑर्डर की जो एक्नोलेजमेंट दे दी कि हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, तो अकाउंट सेक्शन भी जाकर दोस्तों क्या है वेरीफाई करेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों अकाउंट सेक्शन के पास भी तो क्या है डेबिट स्क्रॉल आता है बैंक से, फोकल पॉइंट ब्रांचेस से। ठीक है, मान लो बैंक झूठ बोल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो दोस्तों PCD-CDA का अकाउंट सेक्शन भी क्या है उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों क्या है, शेड्यूल 3 का भी अपने एक इसके अंदर नेक्स्ट जो डायग्राम बना के आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके अंदर शेड्यूल 3 का इसके अंदर रोल आएगा, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। तो एक बार ये थ्योरी पढ़ लेते हैं अपने। अकाउंट सेक्शन ऑफ द PCD-CDA ऑफिस आफ्टर सर्चिंग द लिस्ट ऑफ पेड चेक्स दैट द पेमेंट ऑफ द लॉस्ट चेक्स हैज़ नॉट बीन मेड बिटवीन द डेट ऑफ द इशू ऑफ द चेक एंड द डेट ऑफ द इशू द एक्नोलेजमेंट ऑफ द स्टॉप ऑर्डर बाय द बैंक विल सेंड ए सर्टिफिकेट ऑफ नॉन पेमेंट टू द डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो दोस्तों डिस्पर्सिंग ऑफिसर ने क्या करा, सबसे पहले जो चेक काट के दोस्तों देता है उसने बैंक को लिखा कि स्टॉप ऑर्डर दे दिया उसने। ठीक है, कि अगर वो पेमेंट जो भी चेक इसी नंबर का चेक जो इसी नंबर का चेक हमने काट के दिया था किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, और वो क्या है लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो बैंक को बोल दिया कि आप इस पे स्टॉप ऑर्डर कर दो, इसकी पेमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर दोस्तों पेमेंट हो गई है तो वो तो अलग बात है। ठीक है, पेमेंट हो गई तो वो उसकी अलग इंक्वायरी होगी, ठीक है, कैसे उसको वापस रिट्रीव करना है। अगर दोस्तों पेमेंट नहीं हुई है तो बैंक क्या करेगा, स्टॉप ऑर्डर का एक्नोलेजमेंट जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर उसको भेज देगा। ठीक है, अब दोस्तों जो भी कम्युनिकेशन बैंक से आई है वो दोस्तों PCD-CDA के अकाउंट सेक्शन को भेजी जाएगी डिस्पर्सिंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों PCD-CDA का अकाउंट सेक्शन जो क्या करेगा, उसके पास दोस्तों जो पेड चेक होंगे, ठीक है, जो फोकल पॉइंट ब्रांचेस से उसके पास आए होंगे, राइट, जो अपनों दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि उसके पास जो क्या है पेड चेक डेबिट स्क्रॉल के साथ आएंगे, उससे क्या है वो मिलान कर लेगा। ठीक है, एक दोस्तों अपने पास क्या है शेड्यूल 3 भी वो रख लेगा। ठीक है, तो दोनों में देख लेगा, हाँ शेड्यूल 3 से ये चेक निकला था। ठीक है, ये मेरे पास D सेक्शन से आया है शेड्यूल 3। और दोस्तों एक वो देख लेगा कि डेबिट स्क्रॉल जो है उसके साथ जो पेड चेक हैं उससे भी वो मिलान कर लेगा। तो दोनों से मिलान करके दोस्तों अगर वो देख लेगा कि हाँ ये जो शेड्यूल 3 से जो चेक निकला था ये मेरे पास डेबिट स्क्रॉल में नहीं आया है, मतलब इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देगा डिस्बर्सिंग ऑफिसर को। और दोस्तों ये सारा तामझाम होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो इंडिविजुअल है जिसने चेक लॉस्ट कर दिया, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट हमने करी थी और वो चेक उसने लॉस्ट कर दिया, तो दोस्तों उसको वापस भी तो पेमेंट चाहिए ना। ठीक है, गलती से मान लो चेक चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, किसी वजह से हो गया, तो उसको वापस भी तो पेमेंट चाहिए। तो दोस्तों ये सारा तामझाम उसी की वजह से हो रहा है कि उसको वापस पेमेंट चाहिए। हमें क्या है इसके इन ल्यू के अंदर फ्रेश चेक इशू करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों उसी के लिए है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर पे क्या बोला गया, द पार्टी रिक्वेस्टिंग फॉर ए फ्रेश चेक इन ल्यू ऑफ द लॉस्ट। दोस्तों जो पार्टी जो क्या है रिक्वेस्ट कर रही है फ्रेश चेक इशू करने के लिए, ठीक है, जो उसने लॉस्ट कर दिया, राइट, वन विल बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूट एन इंडेमनिटी बॉन्ड इन द फॉर्म गिवन इन अपेंडिक्स 7 ऑफ द वॉल्यूम 2 ऑफ द दीज रेगुलेशंस। ठीक है, तो पार्टी क्या करेगी, वो इंडेमनिटी बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, मतलब इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या है, वो
दोस्तों आश्वासन दिलाएगी कि हाँ पहला चेक तो हमने लॉस्ट हो गया, ये चेक नहीं होगा, अगर क्षतिपूर्ति होगी तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उससे दोस्तों क्या एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा जिसको इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो अब दोस्तों ये जो क्या है, इंडेमनिटी बॉन्ड विल नॉट बी नेसेसरी इन द केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। ये दोस्तों इसके बारे में भी क्या है बात याद रखनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो क्या है, इनसे क्या है इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लिया जाता, राइट। नॉन गवर्नमेंट से इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाता है, राइट। इस प्रकार का दोस्तों सवाल पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सीधी सीधी दोस्तों लाइन ऐसी आ सकती है, द पार्टी रिक्वेस्टिंग फॉर अ फ्रेश चेक इन लिeu ऑफ द लॉस्ट वन विल बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूट एंड डैश बॉन्ड इन द फॉर्म, ठीक है, डैश डैश जो भी है। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड, राइट। अब दोस्तों पूरा जो सिनेरियो है हम वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, कोई भी बिल आया ऑडिट सेक्शन के अंदर पेमेंट होने के लिए, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या है क्लेम करती है यूनिट, मान लो, तो उसका कोई भी बिल आया अपने ऑडिट सेक्शन के अंदर, ऑडिट सेक्शन ने क्या करा दोस्तों, उस बिल को पास किया, उस पर डीवी लगाई, ठीक है, डीपी शीट्स वगैरह करके उसने डी सेक्शन को भेज दिया, ठीक है। डी सेक्शन का काम क्या है दोस्तों, डिसबर्समेंट करना, पैसे को बांटना। यहाँ पे डिसबर्सिंग ऑफिसर भी होगा जो क्या करता है दोस्तों, चेक इशू कर देता है थर्ड पार्टी को, राइट। और थर्ड पार्टी दोस्तों क्या है, उसको ले जाना तो कायदे से बैंक में चाहिए थे। थर्ड पार्टी क्या है दोस्तों, कायदे से तो बैंक चेक को, डी सेक्शन क्या करता है दोस्तों, चेक इशू करता है थर्ड पार्टी को। तो कायदे से तो दोस्तों थर्ड पार्टी को उस चेक को बैंक के अंदर ले जाना था, राइट। लेकिन दोस्तों क्या है, थर्ड पार्टी ने उस चेक को लॉस्ट कर दिया। जैसे ही दोस्तों इसने चेक को लॉस्ट किया, इसने डिसबर्सिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों जब ये चेक इशू कर रहा था डी सेक्शन, तो दो सिनेरियो एक साथ हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। एक तो दोस्तों उसने चेक इशू कर दिया, दूसरा दोस्तों डी सेक्शन ने क्या करता था, डी सेक्शन क्या करता है दोस्तों, शेड्यूल 3 भी प्रिपेयर करता है, ठीक है। शेड्यूल 3 दोस्तों क्या है, शेड्यूल्स ऑफ मंथली ड्राइंग्स है, राइट। मंथली दोस्तों क्या है, शेड्यूल 3 प्रिपेयर होता है, राइट। डीपी शीट्स जो क्या है दोस्तों, डेली पेमेंट शीट तो डेली आती है, ठीक है। पूरे दिन के अंदर उन्होंने कितने बिल पास करे, ये उठा के इधर डी सेक्शन में पटक देते हैं डीपी शीट्स को, तो ठीक है। उनके बेस पे दोस्तों क्या वो चेक इशू करता है और मंथली क्या है, शेड्यूल 3 बनाता है, ठीक है। और दोस्तों ये शेड्यूल 3 बना के अकाउंट सेक्शन को भेजा जाता है। तो दोस्तों शेड्यूल 3 आ गया अकाउंट सेक्शन के पास, ठीक है। अगर दोस्तों ये चेक बैंक के पास चला जाता तो बैंक क्या करता दोस्तों, अगर ये चेक नहीं भी गया तो बाकी चेक गए होंगे, तो बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक करता है इस पर डेबिट स्क्रॉल वगैरह लगा के फोकल पॉइंट ब्रांचेस को, फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों क्या है फिर PCDCDA के अकाउंट सेक्शन को भेजती है। तो अकाउंट सेक्शन के पास दोस्तों क्या है, एक तो शेड्यूल 3 आ गया, दूसरा दोस्तों ये बैंक ने जो डेबिट स्क्रॉल वगैरह भेजे हैं पेड चेक के साथ, ठीक है। तो मतलब एक ही आइटम, एक ही पेमेंट के दो जरियों से एक ही जो पेमेंट इशू हुई थी, एक जो एक्सपेंडिचर हुआ था, एक तो वो उसके डी सेक्शन से आ गया, एक दोस्तों क्या है बैंक से आ गया। तो वहाँ पे क्या है उसका रिकन्सिलिएशन करते हैं, तो कि भैया शेड्यूल 3 के अंदर जितने चेक हैं क्या उतनी ही पेमेंट हुई है वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, ये बैंक में ना जाके ये चेक लॉस्ट हो गया, तो पहले इसने इंटीमेट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों डी सेक्शन को जब इंटीमेट कर दिया तो डी सेक्शन ने क्या कर दिया दोस्तों, स्टॉप ऑर्डर इशू कर दिया बैंक को, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर का बोल दिया कि हाँ भैया ये चेक जो क्या है लॉस्ट हो गया है, ये अगर तेरे पास आए तो उसको पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बैंक एक्नॉलेजमेंट दे देता है इसकी कि हाँ स्टॉप ऑर्डर को एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ ये पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो क्या है डी सेक्शन अकाउंट सेक्शन को भी भेजता है कि नो पेमेंट सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दो, ताकि जो लॉस्ट चेक हुआ है उसके ल्यू के अंदर मैं फ्रेश चेक इशू कर दूँ, ठीक है। तो दोस्तों अकाउंट सेक्शन क्या करेगा, वो अपने शेड्यूल 3 में देख लेगा कि हाँ ये चेक तो गया था, एकदम सही बात बोल रहे हैं, ये चेक तो इशू हुआ था। ये दोस्तों डेबिट स्क्रॉल वगैरह से देख लेगा उसको कि हाँ कि ये जो है इसकी पेमेंट नहीं हुई है, डेबिट स्क्रॉल तो मुझे इस महीने का आ गया। मान लो 15 जनवरी को दोस्तों ये चेक इशू हुआ था, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके पास जो डेबिट स्क्रॉल था मान लो जनवरी महीने का आ गया, ठीक है। तो उसके इसके अंदर देख लेगा जनवरी में तो कोई पेमेंट हुई ही नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि कायदे से तो उसको बैंक में जाना था, ठीक है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इसको इशू कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या है, ये डी सेक्शन का डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो क्या है उस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट को लेके और दोस्तों इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा के, अगर वो नॉन गवर्नमेंट बंदा है तो उसको फ्रेश चेक इशू कर देगा जितनी अमाउंट का, राइट। तो ये पूरा सिनेरियो अपनों ने दोस्तों अभी जो पूरी थ्योरेटिकल बातें थी वो अपनों ने पढ़ी है, ठीक है। जो पार्टी फ्रेश चेक मांग रही है वो इंडेमनिटी बॉन्ड देगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला है बैंक ड्राफ्ट्स एंड मिलिट्री ट्रेजर रेमिटेंसेस, ठीक है दोस्तों। MTR बोलते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म भी क्या है पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। MTR का मतलब क्या है, मिलिट्री ट्रेजर रेमिटेंसेस, मिलिट्री ट्रेजर रेमिटेंसेस, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट तो बैंक ड्राफ्ट हो गया और ये हो गया मिलिट्री ट्रेजर रेमिटेंसेस, MTR। M से हो गया दोस्तों क्या मिलिट्री, T से क्या हो गया दोस्तों ट्रेजर, R से हो गया रेमिटेंसेस, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, सबसे पहले तो दोस्तों चेक
जो होता है वो लोकल पेमेंट करने के काम आता है, ठीक है। और दोस्तों जो बैंक ड्राफ्ट है ये दोस्तों एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे क्या है जो इशूअर बैंक जो है गारंटी देता है किसी इंडिविजुअल को कि हाँ भैया पैसे मैं दे दूँगा, ठीक है, तुम मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवा ले मेरे से, राइट। तो ये बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है दोस्तों, पैसे को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए भी यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों वही सेम बातें बोली गई है, अगर आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है तो आप पैसे क्या है बैंक में दे दीजिए, वो आपको ड्राफ्ट बना के दे देगा, फिर आपको क्या है कहीं से भी उसको ड्रॉ कर लेना है, राइट। 303 नंबर देखिए दोस्तों, डिसबर्सिंग ऑफिसर्स ऑफ द DAD इन इंडिया आर ऑथोराइज्ड टू इशू चेक्स ऑन एनी गवर्नमेंट ट्रेजरी और सब ट्रेजरी इन इंडिया। डिसबर्सिंग ऑफिसर है दोस्तों DAD के, वो क्या करते हैं, ऑल इंडिया वो ऑथराइज हैं, ठीक है, कोई भी चेक इशू कर सकते हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में या उसकी कोई सब ट्रेजरी में, ठीक है। अदर डिसबर्सिंग ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के भी कुछ डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, ये सारा काम जो करते होंगे। डिज़ायरिंग टू रेमिट मनी टू स्टेशंस इन इंडिया, रेमिट का मतलब क्या है दोस्तों, स्थानांतरण करना, वो क्या करना चाहते हैं दोस्तों, पैसे को स्थानांतरण करना चाहते हैं टू स्टेशंस इन इंडिया वेयर दे हैव नो असाइनमेंट, जहाँ पे क्या है दोस्तों उनको कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कोई भी पैसा के क्या है असाइनमेंट उनको वहाँ पे नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो दोस्तों डिस्पर्सिंग ऑफिसर क्या करते हैं, करना चाहते हैं, डिस्पर्सिंग ऑफिसर दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के क्या करना चाहते हैं, रेमिट करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं मनी का स्टेशंस इंडिया के अंदर जहाँ पे उनको कोई भी असाइनमेंट नहीं है। विल ऑब्टेन RBI SBI बैंक ड्राफ्ट और MTR एज द केस में बी फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ द RBI SBI, ठीक है। तो दोस्तों क्या है वो नज़दीकी शाखा से RBI की या कोई SBI की वो बैंक ड्राफ्ट या फिर MTR बनवा लेंगे, ताकि क्या है जिन स्टेशंस पे उनको असाइनमेंट नहीं है वहाँ पर वो क्या है पैसा ड्रॉ कर सके, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 2 नंबर पे क्या है, डिफेंस सर्विसेज डिसबर्सिंग ऑफिसर्स रिक्वायरिंग ए बैंक ड्राफ्ट और MTR विल टेंडर विद द मनी, या बोल सकते हो दोस्तों चेक ए फॉर्मल एप्लीकेशन ऑन IEFH 110, ठीक है। तो दोस्तों डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या, डिफेंस सर्विसेज के डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट उनको बनाना है, MTR बनाना है, तो क्या है दोस्तों वो पैसा लेके चले जाए या फिर चेक लेके चले जाएं और ये एप्लीकेशन दे दे कि भैया हमें इसका ड्राफ्ट बना दो, ठीक है। द एप्लीकेशन शुड कंटेन ए सर्टिफिकेट दैट द ड्राफ्ट और रेमिटेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोनाफाइड पब्लिक पर्पस, ठीक है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर क्या लिखा होगा कि हाँ ये सारा काम जो हम कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं, MTR वगैरह बना रहे हैं, तो ये बोनाफाइड पब्लिक पर्पस के लिए बना रहे हैं, राइट, इसकी ज़रूरत हमें एक्चुअल में है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों कैश असाइनमेंट। अब दोस्तों ये सवाल जो है अप्रैल 2009 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। कैश असाइनमेंट दोस्तों टिप्पणी लिखनी वगैरह, राइट, तो ये दोस्तों अपनों ने अकाउंट कोड में पढ़ लिया है ऑलरेडी, राइट। तो इसमें दोस्तों वो सेम बातें लगभग वैसी ही बातें लिखी गई थी। अब दोस्तों इसके अंदर लास्ट जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो है एडिशनल फंड्स इन इमरजेंसीज, ठीक है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं ECR, इमरजेंसी कैश रिक्विजिशंस, राइट। इससे दोस्तों 2-4 सवाल आपके बन सकते हैं, जो कुछ फैक्चुअल बातें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। और दोस्तों कुछ नया सा टॉपिक है ये, क्योंकि अब तक क्या है इमरजेंसी से रिलेटेड, कैश रिक्विजिशन से रिलेटेड हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या चीज़ें बहुत सारी रिपीट है, शेड्यूल 3 है, चेक्स वगैरह है, ठीक है, अकाउंट सेक्शन, डेबिट स्क्रॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या दोस्तों रिपीट होती रहती है, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं ये लाइनें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो लाइन है इमरजेंसी कैश रिक्विजिशंस की, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये दोस्तों अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, व्हेन ट्रूप्स आर ऑर्डर्ड टू मूव एट लेस देन 48 आवर्स नोटिस ऑन ऑपरेशंस और इन एड ऑफ सिविल पावर। जब दोस्तों ट्रूप्स वगैरह को क्या है, ट्रूप्स मतलब क्या, डिफेंस सर्विसेज की, ठीक है, आर्मी को मान लो, आप आर्मी का एग्जाम्पल ले सकते हो, उनको ऑर्डर आ गया कि आपको मूवमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना है, मूवमेंट करना है, और वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर करना है, मतलब 2 दिन का टाइम है, आप मूव कर जाओ, या तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन कोई भी किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, कोई भी सीक्रेट मिशन हो वगैरह, या दोस्तों आपको सिविल को कोई पावर देनी है, उनकी सहायता करनी है। यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस इन नीड ऑफ फंड्स टू मीट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस ऑन सर्विसेज एंड सप्लाईज, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट्स क्या हो गया, अब दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के पास जो क्या है वो तो पूरा DAD डिपार्टमेंट पास करता है, PCD CDA करता है। तो यूनिट और फॉर्मेशन को दोस्तों क्या कर देगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उनको लगेगा कि हाँ वहाँ पे मूव कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस में जा रहे हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस ऑन सर्विसेज एंड सप्लाईज, कुछ भी उनको सर्विस चाहिए, कोई भी सप्लाई चाहिएगी, तो उस केस के अंदर दोस्तों फॉर विच फंड्स आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द नॉर्मल सोर्सेज। अगर दोस्तों नॉर्मल सोर्सेज से वो फंड मान लो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैश रिक्विजिशन दे के, ठीक है,
उनके फेवर में फिर क्या करेंगे, वो डी सेक्शन चेक इशू करेगा, उनके पब्लिक फंड अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या एक लंबा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर मे ऑब्टेन द सेम ऑन द सिविल ट्रेजरी और द बैंक ऑन द अथॉरिटी ऑफ एन इमरजेंसी कैश रिक्विजिशन। तो दोस्तों क्या ECR के द्वारा, इस फैसिलिटी के द्वारा हाथों हाथ पैसा क्या है वो दोस्तों उनको मिल सकता है, राइट। इन सच सर्कमस्टांसेस द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द मूव विल स्पेसिफिकली ऑथोराइज दैट फंड्स में बी ड्रॉन ऑन ECR फॉर सच पर्पज़ एंड। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे अगर हालात हो गए इमरजेंसी के, तो अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है मूव को, वो दोस्तों ऑथोराइज़ करेगी कि जो फंड वगैरह ड्रॉ हम करेंगे ECR पे, ठीक है, वो दोस्तों किस पर्पज़ पे यूज़ होंगे। तो दोस्तों पहले बोल दिया कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे दोस्तों, इमरजेंसी जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, ठीक है, उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ होंगे, राइट। एंड इट्स डिक्रेशन इधर एंडोर्स ए कॉपी ऑफ द मूवमेंट ऑर्डर टू द PCD कंसर्न और कम्युनिकेट द फैक्ट टू हिम सेपरेटली। ठीक है, तो दोस्तों PCD को वो जो अथॉरिटी सेंक्शन कर रही है मूव को, वही क्यों क्या है दोस्तों, उसको सारी चीज़ें फैक्ट जो है PCD को बताएगी, राइट। तो इसके अंदर ताकि वो कैश रिक्विजिशन, उसका जो इमरजेंसी कैश रिक्विजिशन है दोस्तों उसको पास कर दे, राइट। इसके अंदर दोस्तों एक नोट दिया गया है, इमरजेंसी कैश रिक्विजिशन विल नॉट बी साइंड बाय एनी वन एक्सेप्ट द OC स्टेशन। जो भी दोस्तों OC है इमरजेंसी कैश रिक्विजिशन के लिए जो भी ऑथोराइज़ किया है ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है, वो क्या करेगा दोस्तों, वही साइन करेगा। इसके अलावा क्या करेगा दोस्तों, कोई भी साइन उस पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये नहीं है, ठीक है, किसी वजह से, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ द मेजर। तो दोस्तों मेजर से नीचे की रैंक का बंदा उस पर साइन नहीं करेगा, या तो मेजर हो या दोस्तों मेजर के ऊपर जो लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह है, ठीक है, वो इस इमरजेंसी कैश रिक्विजिशन पे साइन करेंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पैरा नंबर 316 भी कंप्लीट। इसी के साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अपने मोटी मोटी बातें पढ़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर मैं नहीं गया हूँ, राइट, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम भी मान लो अभी 1-1.5 महीने में होगा, तो इसलिए अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बहुत सारे कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि बाकी जो सिलेबस है जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश का जो पार्ट भी है वो भी अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दोस्तों अपने क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा डिटेल में, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मिला जुला काम करेंगे तो हम पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो तो यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।